एवरीवन। आज मैं आप सबके सामने वीडियो लेकर आई हूँ बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हमने सिर्फ 6 बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है और बाकी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम अपनी आने वाली आगे वीडियोज़ में कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है नेटवर्क, जिसे कि हम नेटवर्किंग भी कहते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, चाहे हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें या नेटवर्किंग की, दोनों ही एक ही चीज़ है। नेटवर्किंग और कंप्यूटर नेटवर्क हम किसे कहते हैं, नेटवर्किंग या कंप्यूटर नेटवर्क? जब हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं, जिससे कि हम उनके रिसोर्सेज को आपस में शेयर कर पाएँ या उन कंप्यूटर्स के थ्रू आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ, इसको हम कंप्यूटर नेटवर्क और नेटवर्किंग कहते हैं। एक नेटवर्क बनाने के लिए हम 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम 2 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके उसके रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं तो भी हम कहेंगे कि हम एक नेटवर्क में काम कर रहे हैं। अगर हम 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, चाहे हम 10 कंप्यूटर्स को, 20 कंप्यूटर्स को, लैक्स ऑफ कंप्यूटर्स को या हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर्स को कनेक्ट करें, तो भी हम कहेंगे कि हम एक नेटवर्किंग के अंदर काम कर रहे हैं। इसको समझने के लिए हम इस डायग्राम को देखते हैं, जिससे कि हमें समझ में आएगा कि आखिर एक नेटवर्क होता क्या है। जब भी हम एक नेटवर्क कनेक्ट बनाते हैं तो उस नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और इंटरनेट को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें एक मॉडेम चाहिए होता है, एक वायरलेस रूटर चाहिए होता है, और मॉडेम और राउटर को कनेक्ट करने के लिए हमें चाहिए होता है स्विच, क्योंकि स्विच एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे कि हम अपने बाकी सारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि हमारे क्लाइंट कंप्यूटर्स, प्रिंटर, सर्वर, यहाँ तक कि हमारे वायरलेस डिवाइसेस भी सारे के सारे किससे कनेक्टेड हैं, एक इंटरनेट के थ्रू, एक स्विच के थ्रू। अगर हम एक प्रिंटर लेते हैं जो कि वायरलेस है और हम चाहते हैं कि एक ही प्रिंटर से हम लोग कई सारे कंप्यूटर्स का डाटा प्रिंट निकाल सकें, तो उसे हम एक नेटवर्क के अंदर इस्टेब्लिश करते हैं। और हमारे वायरलेस डिवाइसेस जैसे कि हमारा टैबलेट, लैपटॉप, मोबाइल, स्मार्टफ़ोन जो होते हैं हमारे यहाँ, जैसे कि मोबाइल्स, वो भी हम सारे कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे? जब हम अपने घर में एक वाईफाई इंस्टॉल करते हैं। जब भी एक वाईफाई हमारे घर में इंस्टॉल होता है तो वो भी एक वायरलेस नेटवर्क की तरह वर्क करता है, क्योंकि आप देखते हैं कि उस वाईफाई से आप अपने स्मार्टफोन्स को कनेक्ट कर पाते हैं, अपने लैपटॉप्स को कनेक्ट कर पाते हैं। और जब भी ये डिवाइसेस ऐसे वाईफाई से कनेक्ट होते हैं तो आप किसी भी रूम में बैठ के, किसी भी जगह बैठ के आसानी से इंटरनेट को हैंडल कर सकते हैं, और आपको जो भी सर्च करना होता है, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, आप कहीं पे भी बैठ के देख सकते हैं। अब नेटवर्क के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? अगर हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी में जो भी चीज़ बनती है उसके कुछ ना कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ज़रूर होते हैं। नेटवर्क के एडवांटेजेस हमारे ये होते हैं कि हम काफ़ी सारा डाटा एक ही जगह पर स्टोर कर सकते हैं। जितने भी कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं एक नेटवर्क के अंदर, उसमें जो भी सारा डाटा होता है वो सारा का सारा हम एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं। इसमें हम अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी क्विकली सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। ये बहुत ही रिलायबल है, यानी कि हम अपना जितना भी काम करते हैं, जो भी हमारा डाटा होता है, हम उसका एक बैकअप क्रिएट कर सकते हैं। और मान लीजिए बाई चांस अगर वो डाटा डिलीट हो जाता है और हमें नहीं मिल रहा होता, तो बैकअप के ज़रिए हम उस डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं और फिर दोबारा अपना काम शुरू कर सकते हैं। हाईली फ्लेक्सिबल, बहुत ही आसानी से आप इस पर वर्क कर पाते हो। और सिक्योर है। क्यों सिक्योर है? क्योंकि इसमें हमेशा एक ऑथराइजेशन चाहिए होता है। ऑथराइजेशन यानी कि जो पर्टिकुलर पर्सन जिस सिस्टम पे वर्क कर रहा है, जब तक कि वो पर्टिकुलर पर्सन वहाँ पर काम नहीं कर रहा होगा, तब तक ये नेटवर्क आपको अलाउ ही नहीं करेगा उस पर काम करने के लिए। नेटवर्क के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? सबसे पहले वायरसेस और मालवेयर ऐसी थ्रेट हैं जो अगर आप सिंगल कंप्यूटर पर भी काम कर रहे हैं तो भी आपके पास आती है। तो आप ये सोचिए, जब एक नेटवर्क जिसके अंदर इतने सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, अगर एक कंप्यूटर में हमारे वायरस आता है तो धीरे धीरे क्या होता है, वो वायरस बाकी सारे कंप्यूटर्स को भी इन्फेक्ट करता चला जाता है।
इसमें जो हमारी केबलिंग यानी कि जो वायरिंग होती है और जो इक्विपमेंट्स हमें चाहिए होते हैं, यानी कि इतने सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना, इतने सारे कंप्यूटर्स के साथ प्रिंटर्स को कनेक्ट करना, वो सब काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है। लैक ऑफ रोबस्टनेस की कमी होती है, यानी कि अगर हमारा एक सिस्टम फेल कर गया तो हमारे बाकी सिस्टम्स भी फेल होने के पूरे चांसेस रहते हैं। लैक्स इंडिपेंडेंस की कमी हो जाती है, क्योंकि मान लीजिए मेरा डाटा जिस कंप्यूटर पे मुझे जिस डाटा की ज़रूरत है और वो किसी और कंप्यूटर पे सेव है, जब तक कि वो कंप्यूटर कोई और यूज़र ओपन नहीं करेगा तब तक मैं उस सिस्टम पे से वो डाटा नहीं ले सकती। डेंजर ऑफ हैकिंग का हमेशा डर रहता है। जब हमारा एक सिंगल कंप्यूटर हैक हो सकता है, हमारे एक सिंगल कंप्यूटर में से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल सकती है, तो आप ये सोचिए जो कंप्यूटर्स हमेशा नेटवर्क में कनेक्टेड रहते हैं तो उनमें से तो कितनी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैक हो सकती है। अब हमने करी नेटवर्क की बात। अब इस पूरे नेटवर्क को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? इंटरनेट की। इसलिए हम कहते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स जो होता है वो होता है इंटरनेट। ऐसे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स क्यों कहते हैं? क्योंकि एक इंटरनेट के अंदर बहुत छोटे इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स होते हैं और वो छोटे नेटवर्क्स जो इसके अंदर मौजूद होते हैं वो अपने अंदर कई सारे हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स रखते हैं, जिसके थ्रू हम अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इंटरनेट आया कब? सबसे पहले हमारा 1969 में एक नेटवर्क आया जिसे हमने बोला ARPANET, और इसे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बनाया था और बाद में ये 1990 में इसे बंद कर दिया गया था। फिर मिड 80s में एक आया NSF-NET जिसे नेशनल साइंस फाउंडेशन ने बनाया और बाद में 1995 में इसको बंद कर दिया गया। ARPANET, NSF-NET और कुछ प्राइवेट और नेटवर्क्स जो बाकी कुछ कंपनियों ने बनाए थे, इन सब को मिलाया गया, यानी कि इन सब में से थोड़ी इनकी टेक्नोलॉजीज़ ली गई, जिसमें जो कमी थी उसको दूर किया गया और इन सब को मिला के बनाया गया इंटरनेट हम लोगों ने बनाया तो ज़रूर, लेकिन उस इंटरनेट के भी कुछ एडवांटेजेस रहे और कुछ डिसएडवांटेजेस रहे। एडवांटेज हमारा ये रहा कि इसने हमारे पेपर बचाने में हमारी मदद करी, क्योंकि हम कोई भी डॉक्यूमेंट होता था उसे आसानी से पब्लिश कर सकते थे, कम्युनिकेशन आसानी से कर सकते थे। मान लीजिए मैं यहाँ दिल्ली में बैठी हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स बाहर किसी फॉरेन कंट्री में बैठे हैं और मुझे उनके साथ कम्युनिकेट करना है, उनसे बातचीत करनी है, तो इंटरनेट एक बहुत अच्छा रास्ता है जिनसे मैं उनसे बातचीत कर सकती हूँ। सबसे बड़ा फ़ायदा, आप इंटरनेट पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं। आपको किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए, आप आसानी से इसे सर्च कर सकते हैं। आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचाता है। किस चीज़ में? रिसर्च वर्क में। यानी कि आपको बहुत सारी किताबें खोलने की ज़रूरत नहीं है किसी एक चीज़ को ढूंढने के लिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, उसको जानने के लिए, समझने के लिए। आपको जस्ट एक इंटरनेट पे जाना है, उस वर्ड के कुछ कीवर्ड्स डालने और आपको सारी इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी मिल जाती है। इंटरनेट पे आप लर्न कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको इंटरनेट पे मिल जाती है। जहाँ एक इंटरनेट के इतने सारे एडवांटेजेस हैं, वहीं पे कई सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। हमने ये कहा कि सबसे अच्छी बात होती है कि हमें इंटरनेट पे कुछ भी मिल जाता है, हम कुछ भी सीख सकते हैं, लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज क्या है कि कोई भी पर्सन कुछ भी इंटरनेट पे डाल सकता है। अब हम ये नहीं कह सकते कि जिस पर्सन ने जो हर एक चीज़ डाली है वो बिल्कुल सही है, नहीं कह सकते। वो इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट होती है, इनरिलेवेंट भी होती है, तो हमें नहीं पता कि हर एक इन्फॉर्मेशन जो है उस पर वो सही है या नहीं है। साइबर फ्रॉड्स हो जाते हैं, यानी कि आजकल आप जो नेट बैंकिंग करते हैं या एटीएम और डेबिट कार्ड्स के थ्रू शॉपिंग करते हैं, कई बार होता है कि आपके एटीएम और डेबिट कार्ड्स की इंफॉर्मेशन लीक हो गई और उसके थ्रू कई सारे फ्रॉड्स हो गए, आपके बैंक अकाउंट्स में से काफ़ी सारा पैसा विड्रॉ हो गया। थर्ड डिसएडवांटेज रहता है, वायरसेस आसानी से डाउनलोड हो जाते हैं और आपके पूरे सिस्टम में स्प्रेड कर जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके सिस्टम में वायरसेस ना आए तो उसका
तरीका होता है, आप एंटीवायरस अपने सिस्टम में रखिए और कोई भी चीज़ बिना जाने समझे, बिना उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़े या बिना उसको रीड किए उसको डाउनलोड ना करें। और कभी भी कोई भी चीज़ कि ये नहीं कि किसी भी साइट से आपने डाउनलोड कर ली। अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो जिस भी पर्टिकुलर कंपनी का वो सॉफ्टवेयर है उस कंपनी की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से डाउनलोड करिए, क्योंकि वहाँ से जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो चांसेस कम होते हैं कि आपके सिस्टम में वायरसेस कम आए। और नहीं तो अगर आप किसी भी साइट से डाउनलोड करते हैं तो सॉफ्टवेयर तो डाउनलोड हो जाता है आपके सिस्टम में, लेकिन उस सॉफ्टवेयर के साथ साथ वायरसेस भी डाउनलोड हो जाते हैं, जो धीरे धीरे करके आपके सिस्टम की एक्टिविटी को कम कर देते हैं और आपकी इम्पोर्टेंट फाइल्स को भी डिलीट कर सकते हैं। चौथा डिसएडवांटेज है लैक ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन। फेस टू फेस यानी कि आपस में एक दूसरे का फेस देखकर बात करना ये बहुत कम हो जाता है। क्यों? अगर आप बहुत ज़्यादा अपना टाइम इंटरनेट पर स्पेंड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप उसमें इतना इन्वॉल्व हो गए हैं कि आप ध्यान ही नहीं दे रहे कि हाँ इससे हटकर भी एक अलग दुनिया है, मुझे लोगों से बातचीत करनी चाहिए, तो ऑब्वियस है कि आपका फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन कम हो जाता है। आइडेंटिटी थेफ्ट होते हैं, जो हैकर्स होते हैं, वो पर्सन्स जो आप बिना आपकी परमिशन के आपके सिस्टम में एंट्री लेते हैं या आपकी साइट पर एंट्री लेते हैं, उसमें से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। तो ये भी हो सकता है कि वो आपकी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को अपने नाम से आगे बढ़ा दें और आपको पता भी ना चले कि हाँ जो मेरी इन्फॉर्मेशन थी वो कोई और यूज़ कर रहा है। अगला टॉपिक है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब। 1989 से 1991 के बीच में टिम बर्नर्स-ली ने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट प्रपोज किया था, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे कि हम शॉर्ट फॉर्म में WWW कहते हैं। वास्तव में 1990 में वर्ल्ड वाइड वेब जाकर एक रियलिटी बना, यानी कि इसको इस्तेमाल में लाया गया। ठीक है, अब आप कहेंगे आखिर ये वर्ल्ड वाइड वेब है क्या? कुछ प्रोटोकॉल्स ये और प्रोग्राम्स को मिलाकर वर्ल्ड वाइड वेब बनाया गया, जो कि हमें मदद करता है कि हम अपना डाटा या इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर दिखा सकते हैं, और इसे हम कॉमनली द वेब के नाम से जानते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि भाई फिर तो इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब एक ही बात हो गई, लेकिन नहीं, वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट दोनों में बहुत डिफरेंस है। हालांकि वर्ल्ड वाइड वेब का बहुत ज़्यादा हिस्सा इंटरनेट के पे डिपेंड करता है, लेकिन हम वर्ल्ड वाइड वेब को पूरी तरीके से इंटरनेट नहीं कह सकते। आइए अब समझते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट दोनों में डिफरेंस क्या है। वर्ल्ड वाइड वेब आखिर क्या है? कुछ डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन है जो कि हाइपरलिंक्स के थ्रू आपस में जोड़े गए हैं। ठीक है, हाइपरलिंक्स क्या होते हैं? हाइपरलिंक्स वो लिंक्स होते हैं जो कि एक पेज को दूसरे पेज से आपस में जोड़ते हैं। और इंटरनेट क्या है? बहुत सारे नेटवर्क्स को मिलाकर बनाया गया है। इसलिए आप ये बात समझिए कि वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि हमारा WWW जो है वो इंटरनेट नहीं है, ये बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। वर्ल्ड वाइड वेब अलग है और इंटरनेट हमारा अलग है। इंटरनेट टर्मिनोलॉजी यानी कि कुछ ऐसी टर्म्स जो कि हमारे इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, सबसे पहला क्लाइंट कौन होता है? हम। अगर मैं इंटरनेट पे कुछ काम कर रही हूँ तो मैं क्लाइंट हूँ, यानी कि अगर मैं जो भी इंफॉर्मेशन सर्च करती हूँ तो मैं क्लाइंट हूँ। और जो मेरे पास रिस्पॉन्स आता है वो कहाँ से आता है? सर्वर से, क्योंकि सर्वर एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर कि सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है और जब भी हम कुछ सर्च करते हैं तो सर्वर उसका रिस्पॉन्स हमें देता है। तो दो टर्म्स जो कि इंटरनेट से रिलेटेड हैं वो क्या है? क्लाइंट और सर्वर। तीसरी टर्म है ब्लॉग। ब्लॉग क्या होता है? एक ऐसा चीज़, मान लीजिए मैं एक पर्सन हूँ, मुझे किसी चीज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है या आपने कुछ व्यूज़ शेयर करने हैं, तो मैं एक हैंड रिटन डॉक्यूमेंट लिखती हूँ और उसे कुछ ब्लॉगिंग साइट्स पे डाल देती हूँ।
ठीक है। तो मैं लिख रही हूँ तो मैं एक ब्लॉगर कहलाती हूँ, और क्योंकि मैं अपने व्यूज़ शेयर कर रही हूँ एक इंडिविजुअल साइट पे, तो मैंने जो शेयर किया वो मेरा ब्लॉग है। ईमेल, ईमेल आप सब जानते हैं, आप सब यूज़ करते हैं, ठीक है। जीमेल, याहू है, हॉटमेल है, ये सब आप लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कुकी, जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो हर वेबसाइट कुकीज़ का इस्तेमाल करती है। कुकीज़ क्या होती हैं, आपकी साइट को स्मूथली रन करने में मदद करती हैं, और कई बार कुकीज़ क्या होती हैं, टेम्परेरी होती हैं। मतलब आपकी साइट ने रन किया और वो बाद में जैसे ही आपने वो साइट बंद करी, वो कुकी वहीं की वहीं डिस्ट्रॉय हो गई। और कुछ कुकीज़ क्या कहलाती हैं, सुपर कुकी, यानी कि वो आसानी से डिलीट नहीं होती। आप उन्हें डिलीट करेंगे भी तो डिलीट तो हो जाएंगी वो उस टाइम पे, लेकिन फिर भी उनका कुछ पार्ट आपके सिस्टम में रह जाता है। ब्राउज़र, जिस पे आप अपनी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका गूगल क्रोम है, मोज़िला फायरफॉक्स है, ओपेरा है, ये सब आपके ब्राउज़र्स हैं। वेब पेज, जो भी आप वेबसाइट खोलते हैं उसके अंदर जितने पेजेस आते हैं वो सारे के सारे वेब पेजेस होते हैं। URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि एक साइट का पर्टिकुलर एड्रेस आपका URL होता है, जिसे कि हम वेब एड्रेस भी कहते हैं। अगला है हमारा वेब सर्वर्स, एक वो सर्वर जो कि हमारी साइट्स को रन कराने में मदद करता है। कैसे, हमारे डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करके और बाद में उन डॉक्यूमेंट्स को वेब पेजेस के फॉर्म में शो करके। अब वो वेब पेजेस हमें शो कैसे होते हैं, मान लीजिए मैंने गूगल क्रोम खोला और उससे मैंने साइट खोली गूगल या विकीपीडिया, ठीक है। उसमें मैंने जो भी सारी इन्फॉर्मेशन देखी, जो भी मेरे सामने एक इन्फॉर्मेशन आई एक पेज पे, वो मेरा वेब पेज होता है। और वो वेब पेज तभी आता है जब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ वेब सर्वर से कि मुझे इस बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। या हम वो कह सकते हैं वो प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर जिन्हें इस तरीके से कि बनाया जाता है कि जब भी कोई क्लाइंट कुछ चीज़ रिक्वेस्ट करे तो उसकी रिक्वेस्ट को वो रिस्पॉन्स करें। और मान लीजिए मैंने सर्च किया एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, तो मेरी ये रिक्वेस्ट थी कि एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट मुझे सर्च करके दीजिए, तो उसके रिस्पॉन्स में उसने मुझे सर्च करके दिया, ठीक है। तो वो क्या हो गया, उसका रिस्पॉन्स हो गया वेब सर्वर का। लेकिन हमारा जो वेब सर्वर होता है वो कंप्यूटर सर्वर से बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। इस चीज़ को समझाने के लिए देखिए मैंने आपको एक डायग्राम भी शो कर रखा है। मेरा एक जगह वेब ब्राउज़र है, या जिसे हम कह सकते हैं क्लाइंट, ठीक है। उससे मैंने कुछ सर्च किया, वहाँ से मेरी वो रिक्वेस्ट गई इंटरनेट पे, और इंटरनेट ने मेरी वो रिक्वेस्ट पहुँचाई वेब सर्वर को। वेब सर्वर को जब वो रिक्वेस्ट मिली तो उसने उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया, उस सारी इन्फॉर्मेशन को सर्च किया, और सर्च करने के बाद उसने वो रिस्पॉन्स इंटरनेट तक पहुंचाया, और इंटरनेट ने वो रिस्पॉन्स मुझ तक पहुंचा दिया, ठीक है। अब मैंने आपको वेब सर्वर तो समझा दिया, और मैंने साथ में ये भी कहा कि जो वेब सर्वर होता है वो कंप्यूटर सर्वर यानी कि सर्वर से अलग होता है। अब आप कहेंगे कैसे, तो आइए उसको समझते हैं। जो हमारा सर्वर होता है वो नेटवर्क के रिसोर्सेज को मैनेज करता है, यानी कि जितने भी कंप्यूटर्स हमारे आपस में कनेक्टेड हैं उनके अंदर जितना भी डाटा है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, सिर्फ उनको आपस में मैनेज करेगा। लेकिन जो हमारा वेब सर्वर होता है वो क्या करता है, जो वेब पेजेस के अंदर इंफॉर्मेशन है, यानी कि जो मैं वेबसाइट खोल रही हूँ और उसके अंदर जो पेजेस हैं, उस पेजेस में जो इंफॉर्मेशन है वो उनको मैनेज करता है। उसका हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या डाटा है उससे कोई लेना देना नहीं होता। सर्वर जो होता है वो क्या करता है, रिसोर्स रिलेटेड रिक्वेस्ट को मानता है। मान लीजिए मुझे अपने कंप्यूटर में कोई फ़ाइल सर्च करनी है सॉन्ग्स नाम की, तो वो उसी फाइल को सर्च करेगा सॉन्ग्स के नाम की जो मेरे सिस्टम में है, वो नेट पे सर्च नहीं करेगा उसको। और जबकि वेब सर्वर क्या करता है, जो नेट पे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है उसको सर्च करेगा। अगर मैं किसी ब्राउज़र पे जाके सॉन्ग्स लिख दूँ तो वो नेट के अंदर उसको सर्च करेगा, उसको मेरे सिस्टम के अंदर कौन सा डाटा है उससे कोई लेना देना नहीं है।
थर्ड डिफरेंस क्या आता है, प्रोवाइड रिसोर्सेज टू द क्लाइंट्स, मतलब कि मुझे जो डाटा चाहिए, मैं जो क्लाइंट हूँ, मुझे वो सारे रिसोर्सेज वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और जबकि वेब सर्वर क्या करता है, क्लाइंट को ब्राउज़र के ऊपर इन्फॉर्मेशन शो करता है, यानी कि मैं जो इन्फॉर्मेशन सर्च कर रही हूँ वो ब्राउज़र के अंदर है, गूगल क्रोम के अंदर, मोज़िला फायरफॉक्स के अंदर, उन ब्राउज़र्स के अंदर है, वो मुझे मेरे सिस्टम पे शो नहीं कर रहा, ठीक है। तो आप इन चीज़ को समझिए कि सर्वर और वेब सर्वर में क्या डिफरेंस होता है। बहुत आसान है, बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं है। अगर आप दोबारा समझना चाहें तो इस वीडियो को आप दोबारा सुन सकते हैं। अब सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करते हैं हमें सर्वर और वेब सर्वर। सर्वर हमारे जितना भी डाटा होता है, मान लीजिए 10 कंप्यूटर पे 10 यूज़र्स ने काम किया, तो उन 10 यूज़र्स ने जितना डाटा सेव किया वो सारे के सारे डाटा का वो एक बैकअप क्रिएट कर लेता है, ठीक है। दूसरा, हर एक कंप्यूटर पे जितने भी वायरसेस हैं उन सबको स्कैन करेगा, यानी कि हर कंप्यूटर को वो स्कैन करेगा कि किस पे वायरस हैं नहीं है। फिर हमारा जो सर्वर होता है वो हमें ये सर्विस प्रोवाइड करता है कि हम अपने रिसोर्सेज को, इक्विपमेंट्स को आपस में शेयर कर सकते हैं, यानी कि हाँ, अगर हम 10 कंप्यूटर के बीच में एक प्रिंटर है तो हम 10 के 10 कंप्यूटर उस एक प्रिंटर को आपस में शेयर कर सकते हैं। सेविंग फाइल्स, हमारी डाटा फाइल्स को सेव करता है। मान लीजिए दूसरे एक कंप्यूटर है, उसमें कुछ डाटा है एक्सेल फाइल का, और मुझे उस एक्सेल फाइल में कुछ एडिटिंग करनी है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपने सिस्टम पे बैठे बैठे उस सिस्टम से वो फ़ाइल शेयर कर सकती हूँ, और फिर उस फाइल में जो भी मुझे एडिटिंग करनी है वो मैं सेव कर सकती हूँ। ये सारी वो सर्विसेज हैं जो हमें सर्वर प्रोवाइड करता है। अब वेब सर्वर हमें क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। वेब सर्वर हमें वो कंट्रोल देता है कि हम उस पर कोई भी चीज़ अपलोड कर सकते हैं या सबमिट कर सकते हैं। आप जब भी कोई फॉर्म भर रहे होते हैं ऑनलाइन, तो आप उसको ऑनलाइन ही सबमिट करते हैं, ऑफलाइन का उसमें कोई प्रोसीजर होता ही नहीं है, ठीक है। अगर आपने कोई वीडियो बनाई और आप उसे शेयर करना चाहते हो तो आप उसे अपलोड करो, आराम से शेयर कर सकते हो। ये वो सर्विस है जो वेब सर्वर प्रोवाइड करता है। ये सर्विस हमें सर्वर से प्रोवाइड नहीं होती। दूसरी सर्विस रन्स गेटवे प्रोग्राम्स। गेटवे प्रोग्राम्स को रन करता है क्लाइंट की रिक्वेस्ट पे, और जो भी हमें आउटपुट चाहिए होता है वो हमें प्रोवाइड कर देता है। तीसरा, HTML डॉक्यूमेंट्स और वेब पेजेस के थ्रू हमें हमारा सारा डाटा मिलता है, जबकि सर्वर में कोई भी HTML डॉक्यूमेंट वेब पेज के थ्रू हमें डाटा नहीं मिलता। हम डायरेक्ट सिस्टम में जाते हैं, हमें हमारा डाटा मिल जाता है। चौथा, जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उन सब पर नज़र रखता है वेब सर्वर कि कौन सा प्रोग्राम हो रहा है, कौन सी लॉगिंग एक्टिविटीज़ हो रही है, किस अकाउंट में कब लॉगिन हुआ, कब लॉग आउट हुआ, कब किसी पर्सन ने अपना अकाउंट खोल के उस पर वर्क किया, कितनी देर काम किया, क्या काम किया। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे वेब सर्वर के पास रहती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेबसाइट। वेबसाइट हम सब जानते हैं, गूगल हमारी वेबसाइट है, यूट्यूब हमारी वेबसाइट है, ठीक है, विकिपीडिया हमारी एक वेबसाइट है। ऐसी बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनमें हम काम करते हैं। एंटरटेनिंग वेबसाइट्स हैं, एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं, गेमिंग वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी हैं। अब हमने कह तो दिया भाई वेबसाइट, लेकिन एक्चुअल में वेबसाइट होती क्या है? अगर हमें कोई कहे कि डिफ़ाइन करो वेबसाइट को, तो हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? तो हम ये कहेंगे a collection of web pages that are designed using HTML। वो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, और वो वेब पेजेस जिन्हें कि हम HTML का इस्तेमाल करके डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं, उन सब वेब पेजेस को मिलाकर हमारी एक वेबसाइट बनती है, ठीक है। और जितने भी वेब पेजेस हमारे वेबसाइट पे मौजूद होते हैं वो सारे आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और जब वो आपस में, आप कोई भी वेबसाइट खोलेंगे, ठीक है, मान लीजिए उसका होम पेज आपके सामने आया, जब आप दूसरे पेज पे गए तो उसमें सिर्फ डाटा और इन्फॉर्मेशन चेंज होती है, उसका डिज़ाइन, उसका लुक बिल्कुल एक जैसा होता है। तो जब भी हमारी कोई वेबसाइट बनती है तो उसके जितने भी पेजेस डिज़ाइन होते हैं वो सब एक जैसे दिखते हैं आपस में, बस उनका कंटेंट चेंज हो जाता है।
एक वेबसाइट हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, कई ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिन पे आप अपने क्वेश्चंस डालेंगे कि हमारा ये प्रॉब्लम है, हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो आपको उस पर आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक वेबसाइट जो है वो हमें यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देती है और साथ के साथ हमारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी हमें प्रोवाइड करवाती है। अब हमने जान तो लिया वेबसाइट, लेकिन अब वेबसाइट के भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है डेटाबेस। जब भी कोई वेबसाइट काम करती है तो हर एक वेबसाइट का अपना एक डेटाबेस होता है। डेटाबेस क्या होता है? एक सेट ऑफ रिकॉर्ड्स होता है, ठीक है। मान लीजिए मैं किसी शॉपिंग वेबसाइट से शॉपिंग कर रही हूँ, ठीक है, तो उस शॉपिंग वेबसाइट पे कितनी इन्फॉर्मेशन होती है? बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। प्रोडक्ट के बारे में, कितने लोगों ने उसको अभी तक बाय किया है, ठीक है, कस्टमर के रिव्यूज़ होते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से देखने को मिलती है? ऑब्वियसली डेटाबेस से। डेटाबेस ही वो जगह है जहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है। दूसरा होता है नेविगेशन स्ट्रक्चर। नेविगेशन स्ट्रक्चर यानी कि एक पेज से दूसरे पेज तक जाना। होम पेज, जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं उसका जो सबसे पहला पेज ओपन होता है वो होम पेज होता है, और हर वेबसाइट में होता है। कोई वेबसाइट ऐसी नहीं होती जिसमें होम पेज ना हो। नेक्स्ट है ग्राफिक डिज़ाइन और लेआउट, यानी कि साइट का आप दिखना, साइट का लोगो, साइट में इमेजेस, वीडियोस, उसका रिटर्न इन्फॉर्मेशन, वो सब आपका ग्राफिक डिज़ाइन और लेआउट में आता है। वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग क्या होता है? जब भी आप कोई इन्फॉर्मेशन जब फिज़िकली कहीं लोकेट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो होस्टिंग कहलाती है। एड्रेस, ऑब्वियसली जब आप कोई वेबसाइट खोलो तो हर वेबसाइट का अपना एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। बिना एड्रेस के आप किसी भी वेबसाइट को ओपन कर ही नहीं सकते। कंटेंट, जितने भी वेब पेजेस में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है वो सारी की सारा एक कंटेंट कहलाता है। फ्रेंडलीनेस, मोबाइल पीसी, ठीक है, जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं वो कंपैटिबल होनी चाहिए कि वो आराम से आपके पीसी में भी ओपन हो सके और आपके मोबाइल में भी ओपन हो सके, तभी वो फ्रेंडली वेबसाइट कहलाएगी। और लास्ट है प्रोटेक्टेड सेक्शंस। हर एक वेबसाइट के कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं, जैसे कुछ साइट्स में होता है एडमिन डिपार्टमेंट। एडमिन डिपार्टमेंट में आपको कुछ भी करने की परमिशन नहीं होती, तो वो एक तरीके से आपका प्रोटेक्टेड सेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है वेब पेजेस। वेब पेजेस के बारे में हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, वेब पेजेस क्या होते हैं, ठीक है। तो आइए एक बार दोबारा समझ लेते हैं। डिजिटली डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, जो कि एक वेबसाइट के खुलते ही हमारे सामने आता है और कोई भी उसे देख सकता है, उसमें दिए गए कंटेंट को पढ़ सकता है। इस तरह के डॉक्यूमेंट को हम वेब पेज कहते हैं। ऐसे डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि आपको लोगोज़ मिलेंगे, वीडियोज़ मिलेंगी, ऑडियोज़ मिलेंगी, इमेजेस मिलेंगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वेब पेज के कंपोनेंट्स को हम दो तरीके से समझ सकते हैं, एक तो कंटेंट वाइज और दूसरा स्ट्रक्चर वाइज। कंटेंट वाइज हमारे दो चीज़ें होती हैं, एक हाइपर लिंक और एक हाइपर टेक्स्ट। हाइपर लिंक मैंने आपको पहले बताया था, एक वो लिंक जो कि दूसरी फाइल को ओपन करने में मदद करता है, चाहे आप उसे क्लिक करें माउस से या फिर अपनी मोबाइल स्क्रीन पे टैप करके उसे खोल सकते हैं। उसे समझाने के लिए मैंने आपको ये एक इमेज भी दी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर से लिखा हुआ है CSS डिज़ाइन कस्टम अंडरलाइंस। ये जो हमने पूरा ये लाइन है, ये एक तरीके का हाइपर लिंक है, क्योंकि आप जब इसको क्लिक करेंगे ना, इसके क्लिक करते ही एक अलग टैब ओपन होएगा जिसमें आपको इसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है वो सारी शो हो जाएगी, ठीक है। और हाइपर टेक्स्ट एक वो सिंपल टेक्स्ट या वो इमेज जो कि आपको मदद करता है एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ने के लिए, ठीक है। अब स्ट्रक्चर वाइज समझते हैं। स्ट्रक्चर वाइज हेडर आपको ये बताता है कि आपका वेब पेज है किसके बारे में। अगला होता है फुटर में आपको नेक्स्ट है फुटर में हम हमेशा वो इन्फॉर्मेशन देते हैं जैसे कि कॉपीराइट की, ठीक है। मान लीजिए विकिपीडिया एक साइट है, तो विकिपीडिया का जो भी ऑनर है, जिसने भी वो साइट बनाई है,
वो अपनी साइट के एंड में एक इंफॉर्मेशन देगा कॉपीराइट की कि हाँ, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो मेरी अपनी है, और जो भी कॉपीराइट इंफॉर्मेशन होती है उस इंफॉर्मेशन को आप अपना बनाकर कहीं और आगे नहीं दे सकते। अपडेशन यानी कि वेबसाइट लास्ट कब अपडेट की गई थी। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यानी कि अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पे या यहाँ पे इस ईमेल के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थर्ड है टाइटल ऑफ पेज, यानी कि जो भी पेज हमारे सामने ओपन है उसका जो भी टाइटल है वो हमेशा टाइटल बार में डिस्प्ले होता है। बॉडी ऑफ पेज यानी कि जो भी वेब पेज खोला है उस पर जो भी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, मान लीजिए कंप्यूटर के एडवांटेजेस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन उसमें दी हुई है वो सारी बॉडी ऑफ पेज कहलाती है। लिंक्स फॉर नेविगेशन यानी कि एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए आपके पास एक मेन्यू दिया होता है, जैसे कि होम, अबाउट अस, करियर। आप जब पेज पे क्लिक करते हैं तो आप एक अलग पेज पर पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ कंटेंट, यानी कि एक वेब पेज पे हमारे पास कितने तरह के कंटेंट अवेलेबल होते हैं। तो हमारे पास एक स्टैटिक कंटेंट अवेलेबल होता है, एक डायनामिक कंटेंट। स्टैटिक कंटेंट हमारा हमेशा एक जैसा रहता है, उसे आप कभी चेंज नहीं कर सकते, जबकि डायनामिक कंटेंट आपका हमेशा चेंज हो जाता है। जैसे कि आपके वेदर फोरकास्ट वो हमेशा चेंज होएगी, वो कभी आपको एक जैसी नहीं मिलेगी, ठीक है। स्टैटिक कंटेंट में आपकी सिंपल HTML कोडिंग की जाती है, जबकि डायनामिक कंटेंट में आपके एक अलग ही तरह का कोड होता है स्क्रिप्ट्स के फॉर्म में, जो कि HTML के साथ इंक्लूड करके लिखा जाता है। स्टैटिक कंटेंट में हमें कोई अलग से सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए होता, जबकि डायनामिक कंटेंट को बनाने के लिए हमें अलग से सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है। डायनामिक का मतलब ही होता है इंटरैक्टिव, यानी कि जो यूज़र के साथ इंटरैक्ट कर सके। स्टैटिक कंटेंट हम उसे आसानी से आसान तरीके से हैंडल कर सकते हैं, आसान तरीक़ों से हैंडल कर सकते हैं, लेकिन डायनामिक कंटेंट हमारा जो है वो हमेशा एक कॉम्प्लेक्स कंटेंट होता है, इसलिए उसको हैंडल करने के लिए भी हमें कुछ कॉम्प्लेक्स मेथड्स चाहिए होते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस वीडियो को सुना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि हमारे आने वाले अगले वीडियोस को भी आप देख सकें। हमारे अगले वीडियोस में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो हमने यहाँ मेंशन कर रखे हैं, जैसे कि वेब ब्राउज़र्स, ब्लॉग्स, एड्रेसेस, प्रोटोकॉल्स, HTML, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जैसा कि हमने बनाए हैं अपने वीडियोस आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको हम 100% प्रोवाइड करेंगे, और ऐसे ही आप हमारे वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।